हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 11th का हम करने वाले बिजनेस स्टडी स्टार्ट, और अभी इसका रहेगा फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद सेकंड, थर्ड आगे हम कंटिन्यू करते चलेंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाइम टू टाइम आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको करते हैं अच्छे से स्टार्ट। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, यानी जो बिज़नेस है हमारा तो उसकी किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, उसका किस तरीके से उसका विकास हुआ और क्या है उनके सिद्धांत। ठीक है, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स उसके क्या क्या हैं, वो हम चीज़ें यहाँ पर इस चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, ये हैं आपके लिए नोट्स, जिसमें है सबसे पहले नंबर पर लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है। तो स्टूडेंट, बिजनेस स्टडी के अंदर ना हम सारा अपना बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हुई थी, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कब, अभी हमारा चल रहा है 2023 और हम इसको चेक करेंगे स्टार्टिंग से, बिल्कुल जब हमारा जन्म हुआ था जीसस का। राइट, जब हम ईयर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 फिर 100 200, इस तरीके जो टाइम सीरीज़ थी हमारी, वहाँ से स्टार्ट करते हुए बिज़नेस का किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो सारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, काफ़ी डीप जा करके इसकी चीज़ों को हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में। फिर उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि बिज़नेस को अच्छे से, कि किस किस तरीके के बिज़नेस के अंदर पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस तरीके के बिज़नेस के अंदर हमारा कॉमर्स बढ़ेगा। ठीक है, क्या क्या बिज़नेस की टाइप्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा है कि मैन एट द डाउन। ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा है, मैन एट द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जब सिविलाइजेशन हमारी क्या थी, स्टार्टिंग की बात है सिविलाइजेशन। ठीक है, स्टार्टिंग में गैदरिंग फूड, तो जब हमारी मानव सभ्यता स्टार्ट हुई थी तो शुरुआत में क्या होता था, गैदरिंग फूड फॉर हिमसेल्फ। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया कि हम मानव क्या करता था, सिर्फ अपने लिए भोजन को इकट्ठा करता था। ठीक है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद लिखा है हिज नीड बिगेन टू मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी जो नीड्स हैं वो मल्टीप्लाई होती चली गई। मल्टीप्लाई मतलब बढ़ती चली गई। ट्रेड डिड नॉट एग्जिस्ट इन दैट सोसाइटी इन एनी फॉर्म। उस समय पर क्या होता था, किसी भी तरीके का कोई बिजनेस नहीं था। सिर्फ आदमी क्या करता था, रहता था, और सिर्फ उनकी नीड मेन होती थी, बेसिक नीड खाना। ठीक है, खाना, और कहीं पर भी वो रहने का उनका स्थान होता था, बस यही चीज़ें थी। तो बिज़नेस किसी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पर। राइट, आगे देखते हैं। अब देखिए, चीज़ों को लाइन से हम समझते जा रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें आएंगी लाइन से आपके इसमें आती चली जाएंगी। मल्टीप्लाइड वॉन्ट्स इंक्रीज द नॉलेज ऑफ मैन। अब देखिए, जितनी ज़्यादा लोगों की क्या रहती है, वॉन्ट्स रहती हैं, इच्छाएं जितनी ज़्यादा रहती हैं, तो नॉलेज आदमी की बढ़ती चली जाती है। उसी हिसाब से अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फ़ैन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले आदमी ने क्या किया, हाथ वाला फ़ैन बना लिया। ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमने उसको खोज लिया है। ठीक है, तो इंक्रीज़ की हमने नॉलेज को अपने। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसके बाद गुड्स का एक्सचेंज आया। मान लेते हैं किसी के पास कोई आइटम है और हमारे पास कुछ दूसरा आइटम है, और हमने उसको एक्सचेंज करना भी सीख लिया। ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। राइट, सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स गेव द बर्थ टू अ सिस्टम ऑफ बार्टर। तो यही, इसी को हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम कहते थे। छोटी क्लासेस में भी हमने बहुत पढ़ा है इसको, बार्टर सिस्टम। ठीक है, एक्सचेंज कर लेते थे गुड्स अपनी। किसी को चावल चाहिए और किसी को चीनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ए पर्सन के पास चावल है और बी पर्सन के पास चीनी है, तो शुगर इसके पास है और इसके पास राइस है। अब इसको नीड है, इसने इससे ले लिया और इसने इससे ये वाला आइटम ले लिया, तो हमने अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड इस तरीके से कर लिया था। राइट, तो ये होता था हमारा क्या, बार्टर सिस्टम। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, अब जैसे जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा, ठीक है, क्योंकि लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को प्रोडक्शन करने लगे। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप उनका क्या करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड केम इनटू एग्जिस्टेंस। तभी
एक कंसेप्ट आया, आप चीज़ों को तो बना रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा चीज़ों को क्या करेंगे, उनको आप ट्रेड कर लेंगे, उनका आप व्यापार करना शुरू कर देंगे, उनको हम क्या करने लगेंगे, बेचना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे हमने उसको क्या करना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, राइट। उसके बाद राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। अब आप देखिए ना, लाइन से चल रहा है सब कुछ। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया, जैसे आपने ऊपर देखा कि प्रोडक्शन होने लग गया इंक्रीज, तो कंसेप्ट आया कि उस चीज़ को क्या कर दिया जाए, ट्रेड कर दिया जाए। अब जब ट्रेड की बात आ गई तो बीच में फिर धीरे धीरे आ गए इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब मिडल मैन, ठीक है, जो कि सेलर और परचेजर, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है और जो पर्सन उसके परचेजर हैं, जो उनको गुड्स को खरीदेंगे, उनके बीच में क्या आ गए, मिडल मैन। अब मिडल मैन क्या होते थे, एक तरीके से लोगों की क्या करते थे, प्रोडक्शन में भी हेल्प करते थे, ट्रेड में, कॉमर्स में, किसी भी तरीके की हेल्प की जो नीड रहती थी तो वहाँ पर उनको सपोर्ट देते थे वो, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट देते थे, राइट। तो वो मिडल मैन थे। और भी कई तरीके की सपोर्ट वो करते थे जिससे कि बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो और उनका भी फ़ायदा हो। किस तरीके से उन्होंने हेल्प की थी, जैसे आप सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें, अगर आप एक प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट की करना चाहते हैं, तब आपको सबसे पहले नीड रहती है फाइनेंस की, पैसा कहाँ से आएगा। अब वहाँ पर आप ये मान लीजिए बैंक ही है वो पर्सन जो एज ए मीडिएटर काम करता है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा तो आपको पैसे देगा, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, तो उसको भी रिटर्न चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, हम आपसे में अपने नीड्स को फुलफ़िल कर लेते हैं। क्या लिखा है कि मिडल मैन प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, एक बहुत अच्छा रोल उन्होंने, एक प्रमुख रोल उन्होंने निभाया है इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड जो भी हमारा कोई भी व्यापार था उसके प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प उन्होंने की है, ठीक है, कई तरीके की हेल्प वो करते थे, मिडल मैन है। दे हेल्प टू मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर जो होते थे जो सामान को बना रहे हैं, बाय एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व। अब वो ये भी देख लेते हैं वहाँ पर कि यहाँ पर बिजनेस में किस तरीके का रिस्क है, स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड। अब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, विदेशों में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके का रिस्क हो सकता है, इन चीज़ों को सभी को वो क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए किस किस तरीके का, ठीक है, फॉरेन ट्रेड एज डिस्कस बिलो, हमने नीचे देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल बैंक प्रोवाइड लोन टू द फाइनेंस एग्रीकल्चरिस्ट। अब क्या होता था, जो एग्रीकल्चर बैंक थे जैसे नाबार्ड है अभी, और क्या था, तो जो एग्रीकल्चर बैंक होते थे वो प्रोवाइड करते थे लोन टू द फाइन, ठीक है, लोन टू फाइनेंस एग्रीकल्चरिस्ट। अब जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो एग्रीकल्चर का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनको पैसे की ज़रूरत होती थी, तो ये हम क्या करते थे, यहाँ पर एग्रीकल्चर बैंक से ले लेते थे। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर बैंक जो किसानों को लोन देगा वो क्या है, एक मीडिएटर है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड नंबर पर है द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ ऑल्सो डेवलप्ड। एक जगत सेठ नाम से एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, इंस्टीट्यूशन। ये एक तरीके का बैंकिंग यानी फाइनेंशियल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन थी ये। ऑल्सो डेवलप्ड एंड एक्सरसाइज द ग्रेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के टाइम पर इनका बहुत अच्छा एक प्रभाव रहता था। एंड द डेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के डेज़ की बात है ये, ठीक है। तो ये क्या थी, जगत सेठ एक तरह की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, लोगों को क्या करती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी, जिसमें जिसको प्रोडक्शन करना है, कोई मैन्युफैक्चरर है तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके वो प्रोडक्शन को बढ़ाते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने प्रोडक्ट चीज़ों को आगे सेल करते थे, प्रॉफिट गेन करते थे, और साथ में इनको भी प्रॉफिट हो जाता था, ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या लिखा है, बैंकर्स बिगेन टू एक्ट। अब जो बैंकर्स थे उन्होंने एक्ट, बैंक बहुत सारे काम करने लगे। आज के टाइम पर भी आप देखते हो कि बैंक एक काम नहीं करता है कि सिर्फ आपकी बचत को जमा करता है या दूसरों को लोन देता, उसके अलावा भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो गई हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ वो एक तरीके के क्या रहते हैं, आपकी चीज़ों को रख भी लेते हैं, लॉकर्स में भी रख लेते हैं, ठीक है। आपके क्रेडिट को भी पे कर सकते हैं, आपकी ईएमआई को पे कर सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस को पे कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी तरफ से किसी को गारंटी दे सकते हैं। इस तरीके के काम बैंकिंग
करता है। तो थर्ड नंबर पर हमने देखिए क्या लिखा है पॉइंट, बैंकर्स बिगन टू एक्ट एज अ ट्रस्टी। अब बैंकर ने एक ट्रस्टी की तरह काम करने लग गया, ठीक है, एक गारंटर की तरह काम करने लग गया, एंड एग्जीक्यूटर्स ऑफ एंडोमेंट, यानी जो भी बंदोबस्त का काम वो करने लग गया, ठीक है, माने किसी भी तरीके का बंदोबस्त करना है अगर, तो बैंक की हेल्प से हम वो चीज़ें कर लेते थे, राइट। कहीं पर हमें पैसा देना है तो बैंक की गारंटी दे दिया करते थे, इस तरीके से होता है। 4 नंबर पर क्या आ गया, फॉरेन ट्रेड वाज फाइनेंस्ड बाय लोन। अब जितने भी फॉरेन ट्रेड होते थे, हम बाहर से व्यापार करते थे, विदेशी व्यापार जब हम करते थे तो वो सारे के सारे मीडिएटर के द्वारा क्या किए जाने लगे, फाइनेंस किए जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती थी, तो वो फॉरेन क्या होता था, एज ए मीडिएटर बैंक क्या करते थे, फाइनेंस करने लगे। 5th नंबर पर लिखा है एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट। अब क्या हो गया, जो एक्सपोर्ट वाला पार्ट था हमारा, यानी हम क्या करते थे, निर्यात जितना भी सामान को करते थे अपने कंट्री से, क्या करते थे, हमारी कंट्री है इंडिया, और इंडिया से बाहर जिस भी कंट्री में अगर हम भेज रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट हो गया। अब एक्सपोर्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। कोई भी सामान अगर हम बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो हमने क्या किया, उसको बाहर सेल करना स्टार्ट कर दिया, बाहर भेजना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, और बाहर से हम सामानों को कम मंगा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब ज़्यादा आप सेल करेंगे तो आपकी मार्जिन जो हो जाएगा, इनकम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और एंड द इंडिजीनियस जो बैंकिंग हमारा सिस्टम है, ठीक है, इंडिजीनियस जो बैंकिंग हमारा सिस्टम है, बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिट द मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होने लगा, ट्रेडर्स को बेनिफिट होने लगा, मर्चेंट्स को बेनिफिट होने लगा, इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, राइट। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ क्या क्या थी उस टाइम पर जब हमारा बिजनेस क्या हो रहा था, इवोल्यूशन पर था, बिजनेस डेवलपमेंट हमारी चल रही थी, ठीक है। तो बिजनेस ग्रोइंग के टाइम पर क्या क्या कम्युनिटीज़ थी उस टाइम पर, वो देख लेते हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ क्या क्या थी। इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज डिफरेंट कम्युनिटीज़ डोमिनेटेड ट्रेड, ठीक है। तो कौन कौन सी थी हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। फर्स्ट नंबर पर आप देखें ज़रा कौन सी कम्युनिटीज़ आती थी उस टाइम पर जो व्यापार कर रही थी। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है इन नॉर्थर्न रीजन। नॉर्थ रीजन में क्या था, पंजाबी, मुल्तानी, ठीक है, नॉर्थ साइड में, यानी इंडिया में ऊपर टॉप की तरफ, ठीक है, जहाँ पर पंजाब आता है, जम्मू आता है, वहाँ पर। तो क्या था, यहाँ पर पंजाबी थे, मुल्तानी थे, मर्चेंट, हैंडल द बिजनेस, वो बिजनेस को हैंडल कर रहे थे ये कम्युनिटी के लोग, ठीक है। सेकंड नंबर पर इन्होंने बताया रीजन के हिसाब से कंट्रीज़ में किस एरिया वाइज भी बताया कौन सी कम्युनिटीज़ थी। साउथ में क्या था, चेटियार्स थे, ठीक है, साउथ में क्या थे, चेटियार्स, तो ये याद रखना है आपको। वर इम्पॉर्टेंट ट्रेडर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स थे, बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे। थर्ड नंबर पर लिखा है वेस्ट में महाजन थे, मैनेजिंग ट्रेड। वेस्टर्न में क्या था, महाजन थे, और जो ट्रेड को क्या कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे वेस्टर्न में, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में। फोर्थ नंबर पर लिखा है द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट में और राजस्थान में भट्ट कम्युनिटी मैनेज कर रही थी किसको, ट्रेड को, भट्ट कम्युनिटी। तो ये बताया कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी, ठीक है। एग्ज़ाम में आता नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट में कभी भी, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए होना चाहिए आपको ध्यान, ठीक है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम नोट्स पढ़ रहे हैं एक तरीके से ना। चलिए 5th नंबर पर लिखा है इन अर्बन सेंटर, जो शहरी क्षेत्र थे, अर्बन सेंटर्स थे, वहाँ पर महाजन कम्युनिटी जो होती थी, ठीक है, महाजन कम्युनिटी थी, वो रिप्रेजेंट करती थी, उनके जो चीफ होते थे उसको क्या कहते थे वो लोग, नगर सेठ। जो महाजन कम्युनिटी थी अर्बन सेंटर में, और वहाँ पर क्या होते थे, उनके जो चीफ होते थे उनको क्या कहा जाता था, नगर सेठ कहा जाता था। चलिए देखते हैं, उसके बाद कुछ होती थी मर्चेंट कॉरपोरेशंस, ठीक है, कुछ व्यापारिक निगम कुछ बना लिए जाते थे,
और किसी भी तरीके के जो निगम बनाते हैं ना, तो वो अपनी कुछ रूल्स और कुछ पॉलिसी बनाते हैं, और वो रूल और पॉलिसी, ठीक है, किसी भी तरीके का किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड वो निगम हो सकता है, ठीक है ना। तो वो उसी से रिलेटेड कुछ रूल्स या कुछ पॉलिसी बनाते हैं, और वहाँ की जो लोग होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, उन लोगों को क्या करने पड़ते हैं, वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब कुछ मर्चेंट कॉरपोरेशंस बनाए गए थे, तो यहाँ पर देखिए कि मर्चेंट कॉरपोरेशंस वर फॉर्म्ड, उस टाइम पर जो मर्चेंट कॉरपोरेशन बनाए गए थे, ठीक है, रूल्स ये आ गया, मर्चेंट कॉरपोरेशन वर फॉर्म्ड, बनाए गए थे। पावर एंड प्रेस्टीज, तो उनकी क्या होती थी, पावर होती थी, राइट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। अब वो इंटरेस्ट, ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे ट्रेडर्स की, ठीक है। सम कॉरपोरेशन वर फॉर्म्ड, कुछ कॉरपोरेशन ऐसी बनाई गई थी। दे फॉर्म्ड देयर ओन रूल्स, वो अपने रूल्स बनाते थे और अपनी रेगुलेशंस बनाते थे। ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप की कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन वो बनाते थे। कोड ऑफ कंडक्ट, काम को करने का तरीका उनका होता था। विच इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट द एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट। अब क्या होता था कि जो किंग होते थे ना, उनको भी उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता था, मानना पड़ता था, ठीक है। ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय। अब जो ट्रेडर्स होते थे उनको क्या देनी पड़ती थी, ऑक्ट्रॉय देनी पड़ती थी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, हिंदी में कहते थे इसको चुंगी। क्या होता था, एक तरीके से लोकल टैक्स ही होता था, ठीक है, जो कि किसी भी लोकल एरिया को क्रॉस करने पर, लोकल एरिया में एंट्री करने पर दिया जाता था, ठीक है। कोई भी जब हम सामान मंगाते थे तो क्या लिखा है, ट्रेडर हैड टू पे द ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेंट जो भी गुड्स होता था, इम्पोर्टेड बाहर से जो सामान हम मंगाते थे उसके ऊपर देना पड़ता था। गुड्स मतलब सामान, ठीक है। और रेट क्या होते थे, वेरीफाइंग रेट्स होते थे, ठीक है, अलग अलग तरीके। उसके बाद थर्ड नंबर पर लिखा है कस्टम ड्यूटीज वेरिड। कस्टम ड्यूटीज वेरिड अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज। अब क्या होता था कि कुछ कस्टम ड्यूटीज होती थी। कस्टम ड्यूटी होती है बाहर से, जब हम बाहर कंट्री से किसी माल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो सीमा कर इसको हिंदी में कहते हैं, तो जब हम अपने बॉर्डर पर पेमेंट करना पड़ता था कस्टम ड्यूटीज़ का, ठीक है। तो ये इस तरीके की कस्टम ड्यूटीज़ होती थी, अलग अलग रेट्स पर होती थी। फोर्थ नंबर पर लिखा है लोकल बॉडीज़ यूज टू रिसीव टैक्स। और क्या होता था कि जो लोकल बॉडीज़ होती थी ना वहाँ पर, ठीक है, लोकल बॉडीज़ मतलब क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ लोगों को ये राइट दे दिया जाता था कि वो उस टैक्स को रिसीव करेंगे, ठीक है, उस टैक्स को वो लोग रिसीव करेंगे। तो वो लोकल बॉडीज़ होती थी, उनको राइट होता था टैक्स को रिसीव करने का। फिफ्थ नंबर पर लिखा है ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटीज़ बिग मर्चेंट गेन पावर इन सोसाइटी। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो लोग करते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है, मर्चेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था, उनकी सोसाइटी में क्या होती थी, पावर होती थी, ठीक है। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम मीन्स, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम मीन्स स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम था हमारा। हमारे ही कंट्री के बैंक थे, बैंकर्स थे, तो सिस्टम हमारा स्वदेशी हो गया था। एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस, जैसे ही हमारी इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस हो रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे लोग। सो मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उस टाइम पर क्या था, मनी आ गया। अब मनी से ही लोग क्या करते थे, एक्सचेंज का बहुत बड़ा मीडियम बन गया था। पहले बार्टर सिस्टम था, लोग एक दूसरे को अपनी ही वस्तुओं को एक्सचेंज करके अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लेते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती थी। तो बाद में एक मनी, एक ऐसा मीडियम आ गया, हम हर एक जो भी हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी हमारा सामान है, उसकी हम वैल्यू देख लेते थे कि इसकी वैल्यू कितनी है, और मनी से उसको पेमेंट कर देते थे, जैसे आज। एंड इट्स यूज एक्सेलरेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इस मनी ने
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एसेलरेट किया, बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, गति प्रदान किया। ठीक है। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी, तो उस टाइम पर क्या होता था, डॉक्यूमेंट थे, कुछ हुंडी या चीटी बोलते थे, वर इन यूज कैरिंग आउट द ट्रांजेक्शन। तो ये डॉक्यूमेंट कुछ थे, लीगल डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, इनको मान्यता होती थी, तो इनका यूज़ किया जाने लगा। ये एक तरीके का क्या होते थे, हुंडी एक तरीके का एक ऑर्डर होता था। ठीक है, बिजनेस में यूज़ किया जाता था कि एक तरीके का ये ऑर्डर है कि किसी भी पर्सन, जैसे कि एक पर्सन ने माल बेच दिया बी को, ठीक है, इस पर्सन ने यहाँ पर इसको माल बेच दिया। अब माल बेच देने के बाद उधार पर बेचा गया सपोज, अब इसने क्या किया, एक पत्र बनाकर, लेटर बना करके दे दिया ऐसा, ठीक है, कि इसकी पेमेंट मैं कर दूंगा आपको। ठीक है, और ये क्या है, बिल रिसीवेबल बिल पेबल वाला कंसेप्ट है, बिल रिसीवेबल बिल पेबल टाइप का ही कंसेप्ट है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा अभी अकाउंटेंसी में। ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ने। तो इसमें क्या होता था, या तो इसने ड्रॉ कर दिया ये, अब ये ड्रॉ कर देने के बाद, क्योंकि इसने इसको सेल किया है तो इसको पैसा देना बाकी है, अब इसने क्या कर दिया है, ये इसको दे दिया है। ठीक है, बी आ रही है, इसके पास भी कॉपी उसकी रहेगी। तो ऐसी हुंडी होता था। अब क्या है कि इसको राइट है पेमेंट रिसीव करने का, क्योंकि इसने गुड्स लिया है ना। अब ये पेपर जिसके पास होगा, ठीक है, ये पेपर, अगर ये पेपर इसने सी को दे दिया है तो सी भी इस पेपर को दिखा कर की पेमेंट रिसीव कर सकता है। ठीक है, या ये जिसको अधिकार देगा उसको पेमेंट रिसीव करने का, वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। तो इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट ये होता था। ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, हुंडी। उसके बाद है इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम एंड इंडिजिनियस बैंकर प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन लैंडिंग मनी। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम एंड इंडिजिनियस जो बैंकर होते थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे लैंडिंग मनी उधार देने के लिए, एंड फाइनेंस करते थे डोमेस्टिक फॉरेन ट्रेड को, डोमेस्टिक ट्रेड हो या फिर फॉरेन ट्रेड हो, तो दोनों ही ट्रेड को क्या करते थे, वो फाइनेंस करते थे। फाइनेंस करने का मतलब है उनको फंडिंग करते थे, पैसा देते थे। ठीक है, उधार पर, करेंसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है ना, करेंसी भी देते थे और लेटर ऑफ क्रेडिट भी देते थे। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि गारंटी दे देते थे इस तरीके की कि पेमेंट ये करेंगे। ठीक है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट में ये होता था। अगर एज ए मैन्युफैक्चरर आप कोई सामान कहीं से, मतलब ज़रूरत का सामान भी मंगा रहे हैं, आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपकी तरफ से ये गारंटी दे देते थे रिटर्न में कि अगर ये पर्सन पैसे नहीं देगा तो हम उसका पेमेंट करेंगे। बैंक इस तरीके की गारंटी प्रोवाइड करता था, एज ए मीडिएटर की तरह उसका रोल रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ट्रांसपोर्ट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमें एक तरीके के ट्रेड में, कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सामान को इधर से उधर लाना, ले जाना, उसको सेल करना, ठीक है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर रहे थे जब हमारे बिज़नेस की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग टाइम में जब बिज़नेस ग्रो कर रहा था। ट्रांसपोर्ट बाय लैंड बाय लैंड भी ट्रांसपोर्ट होता था, ठीक है ना, अभी भी होता है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल तो लैंड का ही था कि बाय रोड हम जाते हैं। ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वॉज द पॉपुलर इन एंशियंट टाइम। पुराने टाइम पर क्या था, ठीक है, इन एंशियंट मतलब पुराने टाइम पर क्या था, लोग बाय रोड भी जाते थे और बाय वाटर भी जाते थे, लेकिन उस टाइम पर फ्लाइट का इतना सुविधा नहीं थी। तो क्या लिखा है, ट्रेड वॉज मेंटेन्ड बाय बोथ लैंड एंड सी। तो उस टाइम पर लैंड और सी दोनों से हम क्या करते थे, ट्रेड, व्यापार को मेंटेन किया जाता था। द नॉर्थर्न रोडवेज रूट इज़ बिलीव टू, जो नॉर्थ साइड का रोडवेज था ये बिलीव किया जाता था कि स्ट्रेच ओरिजिनली बंगाल टू तक्षशिला, तो बंगाल से तक्षशिला तक इसका रूट काफ़ी अच्छा था, ये माना जाता था ओरिजिनली। कब, बंगाल क्या है, वेस्ट बंगाल और हमारा बंगाल है, और तक्षशिला आ जाता है कहाँ, अभी जो पाकिस्तान है वहाँ पर। ट्रेड रूट वर स्ट्रक्चरली वाइड, ट्रेड रूट क्या थे, काफ़ी वाइड होते थे, सूटेबल होते थे, फास्ट
ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छे होते थे। उसके बाद है मैरीटाइम। मैरीटाइम रोड, मैरीटाइम ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ग्लोबल ट्रेड। उस टाइम पर क्या था, जो वाटर का वे था, ठीक है, पानी से जो हम के थ्रू व्यापार करते थे, वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रूट माना जाता था, ठीक है, मार्टाइम, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैरीटाइम ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अब उसके बाद दिया है पाइनियर इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ऐसे जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी इन चीज़ों की, ठीक है। इंडिया के अंदर कुछ पाइनियर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने पहले सबसे पहले शुरुआत की थी इन चीज़ों की। तो फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा है, पारसीज इस्टेब्लिश द फर्स्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन सूरत 1673, ठीक है। 1673 के अंदर पारसीज थे जिन्होंने क्या किया था, शिप बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरर थे, उस तरीके की इंडस्ट्री उन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1673 में। उसके बाद हुआ 1677 में, 1677 में मंजी भंजी वॉज गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था फॉर बिल्डिंग द फर्स्ट लार्ज गन पाउडर। किसके लिए, गन पाउडर के लिए। आप याद रखना, गन पाउडर के लिए किसको दिया गया था, मंजी भंजी को। बॉम्बे के अंदर इनको सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ठीक है। तो ये कुछ कौन से हैं, पाइनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उसके बाद है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर इस्टेब्लिश इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। भाई 19th सेंचुरी कौन सी है, ठीक है, ये 19th सेंचुरी है, जिसमें 1800 से लेकर 1900 ईयर तक ये चलेगा। और हाफ का मतलब है बीच में से ज़्यादा, ठीक है। सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ था और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ, ठीक है। 19th सेंचुरी। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई थी ना इंडिया के अंदर, वो सेकंड जो हमारा हाफ था, ठीक है, सेकंड जो हाफ हमारा है तब हमने स्टार्ट किया है वहाँ पर, यानी ये वाला सेकंड हाफ। ओके, समझ गए होंगे आप कि सेकंड हाफ में बिजनेस की क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा हो गई थी, ठीक है ना। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर इस्टेब्लिश इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ of the 19th century. By 1915 India had a total of 96 टेक्सटाइल मिल। 1915 में इंडिया के पास 96 टेक्सटाइल मिल थी जो कपड़े का व्यापार करती थी। उसके बाद जमशेदजी टाटा, ठीक है, जमशेदजी टाटा इस्टेब्लिश द फर्स्ट आयरन स्टील फैक्ट्री इन 1911। 1911 में जमशेदपुर में लगाई गई थी टाटा की, क्या थी, फर्स्ट आयरन स्टील फैक्ट्री 1911 में इस्टेब्लिश की गई थी जमशेदपुर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने वाली हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद आ जाते हैं हम द सेकंड वेव ऑफ इंडस्ट्रीज। सेकंड वेव ऑफ इंडस्ट्रीज जो हुई थी स्टार्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्टार्ट हुई थी, आप ये माने। कब हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से स्टार्ट होकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रही, ठीक है। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट मोनोपोली इन 1913। अब 1913 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका कंट्रोल था, तो वो मोनोपोली उनकी ख़त्म होनी शुरू हो गई। यानी जो उनका एकाधिकार था व्यापार पर, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या हो गई थी, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। सेकंड वेव ऑफ इंडस्ट्री बिगिन हो गई थी। सो सेवरल इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी, ठीक है, सेवरल इंडस्ट्रीज़ बिजनेस फैमिली सच एज श्री राम, मोदीज, बिरला, सिंघानिया इस्टेब्लिश कॉटन, जूट, शुगर एंड अदर इंडस्ट्री। तो उन लोगों ने अपनी कंपनियां स्टार्ट की थी और वहाँ पर जैसे मोदी, बिरला इस्टेब्लिश किया तो उन्होंने कॉटन का, जूट का, शुगर का और अदर इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट किया। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो 1913 में ख़त्म हो गई थी। देखिए, ये आ जाते हैं कुछ मेजर ट्रेड सेंटर। अब ये कुछ ऐसे ट्रेड सेंटर हैं जहाँ पर व्यापार
होता था। ठीक है, ये ट्रेड सेंटर आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि ये मेन ट्रेड सेंटर थे। ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में तो नहीं कुछ पूछा जाएगा, मेजर ट्रेड सेंटर लेकिन थे ये। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पाटलिपुत्र बिहार में था। ठीक है, बिहार में, जहाँ से क्या होता था, एक्सपोर्ट किए जाते थे स्टोन्स, यानी पत्थरों का व्यापार यहाँ से पाटलिपुत्र बिहार से होता था। उसके बाद तक्षशिला, अभी का तक्षशिला कहाँ पर है, ये अभी तक्षशिला पाकिस्तान में है, हमारा करंट जो पाकिस्तान एरिया है वहाँ पर। और वहाँ पे क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था वूलन, ठीक है, और हॉर्स का इंपोर्ट होता था वहाँ से। ठीक है, एक्सपोर्ट होता था वूलन का और इंपोर्ट होता था किसका, हॉर्सेस का। ये तक्षशिला की बात है। उसके बाद आ जाते हैं हम, चलिए उसके बाद है पेशावर। पेशावर भी पाकिस्तान में था। उसके बाद आ जाता है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या है, अभी जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली की बात करें तो एक मेजर ट्रेड सेंटर था। मथुरा से काफ़ी व्यापार होता था। क्या होता था, मथुरा से व्यापार होता था। एक बहुत अच्छा रोडवेज था जो कि कनेक्ट था साउथ से और वेस्ट से कनेक्ट था। ठीक है ना, मथुरा एक ऐसा कमर्शियल जंक्शन था जो हर जगह से कनेक्टेड था। वाराणसी क्या था भाई, वाराणसी के अंदर हम देखते थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, गोल्ड सिल्क क्लॉथ की इंडस्ट्री थी और सैंडलवुड वर्कशॉप भी थी वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मिथिला। ठीक है, मिथिला क्या है, ये बिहार के आसपास का एरिया था। उज्जैन आप देखते हैं मध्य प्रदेश का एरिया, आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान रहेगा ना कहाँ का ये एरिया। तो ये एक बड़े बड़े क्या थे, ट्रेड सेंटर थे। सूरत, ठीक है जी, सूरत के अंदर क्या था, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा ये व्यापार होता था सूरत के अंदर। उसके बाद है कांची, इसमें क्या होता था, कांची के अंदर पर्ल्स या फिर ग्लासेस और स्टोन्स वगैरह का काम यहाँ से होता था। मदुरई आपने सुना होगा, साउथ में है, तो मदुरई था। ठीक है, काफ़ी सारा यहाँ से एक बड़ा व्यापार चलता था। भरूच गुजरात के अंदर, और केवरीपट्टा और ताम्रलिप्ति। ठीक है जी, ताम्रलिप्ति आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में था ये ताम्रलिप्ति, अभी है। और यहाँ से क्या होता था, बहुत बड़ा व्यापार चलता था। तो ये हमारे हैं कुछ ऐसे ट्रेड सेंटर जहाँ से व्यापार उस टाइम पर चलता था। बहुत बड़े बड़े ट्रेड सेंटर थे ये। अब ये आ जाते हैं हमारे कुछ मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो हमारे सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे। तो देखो मेजर एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें की जाती थी यहाँ से, स्पाइसेस किए जाते थे, मसाले यहाँ से, कॉटन टेक्सटाइल, कपड़ा जो कॉटन का वो है, शुगर है और टी है, लाइव एनिमल है, जीवित जानवरों को भेजा जाता था, लाइव एनिमल्स हो गया, एनिमल प्रोडक्ट्स भी हो गए, दूध, ठीक है, घी, इस तरीके का एनिमल प्रोडक्ट भी होता था। उसके बाद है पर्ल्स हैं, ग्रेनाइट है, सफ़ायर्स है, लैपिस लॉजली है, ये सब क्या है, एक तरीके के पत्थर हैं। ठीक है, टॉर्क्यूज जिसको मूंगा कहते हैं, कॉपर है, केमिकल्स एंड अदर मोर आइटम। हम क्या करते थे, वो एक्सपोर्ट करते थे, मतलब बाहर भेजते थे। इंपोर्ट मतलब हो गया मंगाते थे। अब इंपोर्ट क्या क्या चीज़ें हम वहाँ से करते थे वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इंपोर्ट क्या क्या किया हमने। इंपोर्ट हम करते थे कॉटन ट्विस्ट एंड यार्न, कुछ धागे और कॉटन ट्विस्ट करते थे, कॉटन की गुड्स करते थे, मशीनरी मंगाते थे बाहर से, आपने देखा था ये तो हमें पता ही है, मशीनरी आती थी, रॉ मेटल्स आती थी, ठीक है, और मेटल मैन्युफैक्चरर, रेलवे के मटेरियल्स आते थे, ठीक है, उस टाइम पर, और आयरन और स्टील मशीनरी भी यहाँ पर हम लोग मंगाते थे, बाहर से टेक्नोलॉजी को मंगाते थे। तो ये जो चीज़ें थी वो थी कि क्या क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे पास जो भी एग्रीकल्चर गुड्स थी वो करते थे, कुछ पत्थर्स वगैरह थे हमारे पास, ठीक है ना, रत्न कहते थे, तो वो महंगे महंगे रत्न होते थे, वो हम क्या करते थे यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। और इंपोर्ट करते थे जो भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, मशीनरी है या फिर रेलवे मटेरियल है या फिर मेटल्स हैं, तो ये चीज़ें हम वहाँ से मंगाते थे। तो अब ये हमारा टॉपिक यहाँ पर हम अपना इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।